हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिंदी पेडागोजी। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी पेडागोजी भी लेके आइए। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी आपकी पेडागोजी होगी, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, ईवीएस पेडागोजी हो, और बाकी आपकी सीडीपी जो है वो चली रही है मेरे भाइयों। तो ये कंप्लीट जितनी भी पेडागोजी है, मैथ हम कर चुके हैं। हिंदी का नंबर है, हिंदी को भी कर देंगे। दो एक क्लासों में हिंदी की जो वो रहेगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ईबीएस पेडागोजी लेंगे। उसका सीडीपी चल रही है, टॉपिक सीडीपी के चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें सीडीपी की ओर से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। 2024 जो सीटेट पेपर होगा, सभी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन सभी बच्चे कौन करेंगे? जो पढ़ेगा। जो पढ़ेगा सिर्फ इतना ही पढ़ लेना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे ऐसा आप कुछ भी मत पढ़िए। बाकी आप अपना एग्जाम देख सकते हो कि जो पढ़ रहे हो वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा भाई। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी है क्या और किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो हिंदी पेडागोजी में जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे भाई, याद रखना, भाषा। यानी कि फर्स्ट चीज क्या रहेगी, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा है क्या। तो देखिए, भाषा की सबसे पहले डेफिनेशन। भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस चिंतन करते हैं। यानी कि याद रखना, भाषा के जो माध्यम होता है उससे हम किसी भी अपने जो विचार होते हैं उन्हें व्यक्त करते हैं। और किसी की अगर हमारे मन में कोई भी बात आ रही है तो उसे भी क्या करते हैं, याद रखना, उसे दूसरे के सामने रखते हैं। तो यही क्या कहलाती है, यही चीज हमारी भाषा होती है। ये चीज याद रखना। भाषा के जो मुख्य रूप होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई, याद रखना, दो होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित जो होते हैं वो भाषा के मुख्य रूप होते हैं। और भाषा का प्रकार, यानी कि अगर भाषा की मैं बात करता हूँ कि भाषा के रूप कितने होते हैं, याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है, भाषा के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, मुख्य वर्ड ना जुड़े तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? सांकेतिक। तो ये चीज याद रखना। अगर पेपर में पूछ रहा है कि भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार या रूप होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित होते हैं। मैं बात करता हूँ कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखना वो तीन होंगे, मौखिक, लिखित, और तीसरा कौन सा जुड़ जाएगा? सांकेतिक जुड़ जाएगा मेरे भाई, इतना याद रखना। भाषा है क्या, इस चीज के बारे में हमने अभी जाना कि हम मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को व्यक्त करना जो है वो क्या रहेगी, वो भाषा रहेगी। अब ये सभी के विचार होते हैं। मेरे मन में आया, मुझे भाई आपको पेडागोजी पढ़ानी है, हिंदी पेडागोजी पढ़ानी है, तो ठीक है, वो चीज मैंने आपके सामने लिख के पेश कर दी। जो लिख के पेश की है, जो लिख दिया है, वो क्या हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद में, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इनमें से स्थायी भाषा कौन सी होती है, मौखिक, लिखित या सांकेतिक भाषा में से स्थायी भाषा कौन सी होती है, तो बच्चा याद रखना, जो लिखित भाषा होती है इसे स्थायी भाषा कहा जाता है। और अस्थायी भाषा किसे कहा जाता है? मौखिक भाषा को अस्थायी भाषा कहा जाता है। ये चीज याद रखना। देखिए, सांकेतिक भाषा है, ये भी कैसी भाषा हो जाएगी? ये भी अस्थायी भाषा होगी। वो कैसे होगी इसे समझना। आपने किसी को लिख दिया, आपने किसी से बोला कि मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा कल, और कल आपने मना कर दिया, भैया मैंने तो आपसे कोई बात ही नहीं की है। अब उस सामने वाले व्यक्ति ने जो केस है वो कोर्ट में कर दिया कि जी इसने मुझे 100 रुपये देने की बात की थी, लेकिन मेरी मजदूरी के 100 रुपये भाई नहीं दे रहा है। कोर्ट के आपके पास कोई प्रूफ है किसने 100 की बात की है? अब प्रूफ में क्या है? उसने तो बोला था ना, बस ओनली मुख से बोला था, लेकिन उस भाई ने लिख के दिया कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए। वो भाई मना कर रहा है, आप कोर्ट केस कर दीजिए। वो व्यक्ति क्या करेगा? आप कोर्ट में, सर देखिए इसकी हैंडराइटिंग है, इसने सिग्नेचर कर रखे हैं, और 100 रुपये की बात कही, 100 रुपये मुझे अब नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिखित जो भाषा होती है वो कैसी होती है मेरे भाई? वो परमानेंट होती है, वो स्थायी होती है। और मौखिक और जो सांकेतिक होती है, याद रखना, वो कैसी होती है? अस्थायी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं भाषा के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के जो अंग होते हैं, ध्वनि, ध्वनि के बाद होता है वर्ण। यानी कि वर्ण या ध्वनि हम एक को ही बोलते हैं। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है साउंड।
ध्वनि क्या होती है? साउंड। मैंने बोला, ये ध्वनि है। क ख ए आ ई, ये क्या है? ध्वनि है। अब मैंने लिख दिया भाई ए आ, ये क्या है? ये वर्ण हो गया। जैसे ही दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, सार्थक वर्ण मिलते हैं, तो वो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अब यही चीज क्या कहलाती है? याद रखना, जब ये शब्द आपस में मिलते हैं, सार्थक शब्द बनते हैं, तो ये क्या कहते हैं? ये वाक्य बन कहलाते हैं। और लिपि क्या होती है? हर किसी भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। वो क्या है? देवनागरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाषा के अंक कौन से होते हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इनमें से भाषा का अंक कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर लिपि। ये चीज याद रखना। अब हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में। देखिए, भाषा यादृच्छिक है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये यादृच्छिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्वतंत्र। यानी कि भाषा जो होती है वो स्वतंत्र होती है, और उस स्वतंत्र भाषा के माध्यम से ये अपने विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये नोट है भाई, याद रखना। और सेकंड पॉइंट भी आप बोल सकते हो। भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट इकाई होती है वो क्या होती है? स्वनिम होती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी यूनिट या इकाई किसे कहा जाता है? तो स्वनिम कहा जाता है। रूपिम पढ़ा होगा, स्वनिम पढ़ा होगा, इस तरीके से आपने चीजें पढ़े होंगी। बाकी चीजें हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब देखिए, भाषा अस्थिर है जिसमें, दो वर्ड लिख दिया भाई, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा ने भाषा सीख ली वही भाषा है। आज सपोज कीजिए, हम लोग हिंदी जानते हैं, हमें हिंदी का ज्ञान है, तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भाषा रहेगी वो हिंदी ही रहेगी। अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तमिल में गए, फारसी में, कहीं हम थोड़े याद रखना, हमने इंग्लिश सीख ली, विदेश जा रहे हैं, इंग्लिश सीख ली, तो हमारी जो भाषा है, अब विदेश में अमेरिका में जाके हम लोग ये तो नहीं है मैं हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। तो हमने इंग्लिश सीखी, तो अब क्या कि हमारे जितने विचार होंगे हम किस में व्यक्त करेंगे? इंग्लिश में। तो इसीलिए क्या होती है? भाषा अस्थिर होती है जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। मेरे भाई याद रखना इस चीज के बारे में। इसी के बाद में भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा अर्जित है, ये याद रखना। भाषा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। भाषा कैसी होती है? अर्जित होती है। भाषा को सीखा जाता है, ये चीज याद रखना। जिस जगह पे आपने, ये जरूरी नहीं है कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया आप वैसी भाषा सीखो। अगर आप जन्म, आपके जन्म लेने के बाद में अगर आपको किसी दूसरे परिवार में छोड़ के आता हूं, तो याद रखना आप उस जगह की भाषा सीखोगे। तो जो भाषा होती है वो कैसी होती है? वो अर्जित व्यवहार है, उसे सीखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण एक प्रकार से एनी विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहती है। मतलब कि एनी का मतलब होता है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से बहुत विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहती है। याद रखना भाई, ये क्या हो जाएगा? ये बहुत हो जाएगा। यानी कि बहुत कक्षाओं में क्या होती है? याद रखना, ये भाई मेरे क्या रहती है? मौजूद रहती है। याद रखना। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भाषा होती है वह एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी, अन्य भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। अन्य भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भाषा शिक्षा की अवधारणा मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, बोधगम्य, निवेश। तो भाषा की जो अवधारणा है, भाषा शिक्षा की जो अवधारणा है वो क्या क्या होती है? मौन अवधि। मैं साइलेंट बैठा हूँ, साइलेंट रीडिंग करते रहिए। टीचर आप लोगों से पढ़ाते थे, तो टीचर जब पढ़ाते थे तो क्या कहते थे? भाई सब आवाज नहीं आए, आप लोग लेसन को याद करते रहिए। तो वो क्या होती थी? उसे कहते थे मौन अवधि। यानी कि बिल्कुल साइलेंट रीडिंग करना, साइलेंट होके पढ़ना, या साइलेंट होके ठीक है भाई चीजें की क्या है हमें याद करनी है। चुनौतीपूर्ण, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? चुनौतीपूर्ण अवधि रहेगी। यानी कि आपकी क्या रहेगी कि आप जिस भाषा को बोलना चाह रहे हो वो भाषा आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो और क्लियर हो। नेक्स्ट है बोधगम्य निवेश। यानी कि भाषा में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको भाषा का ज्ञान ना हो, आप, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं लेकिन हमसे हिंदी ना बोली जाए तो वो बेकार है। तो इसी को कहा जाता है, याद रखना, बोधगम्य निवेश कहा जाता है। इसी के बाद में एक ये बोधगम्य का मतलब याद रखना कि हमें जानकारी भी हो और बच्चों के सामने, बच्चों के सामने क्या हो कि बच्चों को भाषा के बोलने के अनेक प्रकार भी देने चाहिए, यानी कि अनेक अवसर देने चाहिए। याद रखना यही क्या होता है? बोधगम्य। यानी कि जो भाषा है बच्चों जितनी ज्यादा हो सके बच्चों को भाई उसके अवसर दिए जाए ताकि भाषा जो है बच्चा वो अनेक प्रकार की भाषा सीख पाए।
देखिए, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। यानी कि बच्चे की जो भाषा है वो भाषा स्कूल में कैसी होनी चाहिए भाई, मातृभाषा होनी चाहिए। अब मातृभाषा मतलब ये कैसे हो जाएगा भाई, तो याद रखना, मातृभाषा का मतलब हो गया कि कोई बच्चा जो है उसे हिंदी आती है, तमिल आती है, और उस बच्चे को मैं इंग्लिश वाले क्षेत्र में छोड़ दूं या इंग्लिश स्कूल में बैठा दूं, तो बच्चा जो है उसने 4 साल 5 साल तक जो है या 3 साल तक तमिल सीखी है या उर्दू सीखी है, हिंदी सीखी है। अब वो जैसे ही इंग्लिश के परिवेश में जाएगा तो उस भाषा को सीखने में उसे समय लगेगा, लेकिन अगर उसे उसी की मातृभाषा के अनुसार कक्षा में दी जाए तो वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या है सीख सकता है। तो यही क्या होते हैं, याद रखना, ये भाषा के अंग होते हैं। अंग मैं आपको बता चुका हूँ, और भाषा के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होते हैं वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। देखिए नेक्स्ट पढ़िए, उसके बाद में नेक्स्ट जानिए, भाषा के साथ संलग्नता। संलग्नता इसका मतलब क्या होता है, बच्चों अलग अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। यानी कि संलग्नता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो बच्चा भाषा सीख रहा है उसके उद्देश्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो याद रखना वो क्या करता है कि वो उन्हें प्रयोग भी अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से ही करता है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा किस पर है, सांस्कृतिक अनुभवों पर। उसने समाज से जो भी देखा, जो भी देख रहा है उन्हें सीख रहा है, सीखने के बाद उस चीज को बोल रहा है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, यानी कि जो भाषा विकास है वो व्यक्ति को क्या करता है, वो व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है, बिल्कुल सापेक्ष होता है कि वो जो उसके विचार होते हैं वो उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि भाई अब मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, बोर्ड चार्ट होर्डिंग महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा को सिखाने के लिए जो बोर्ड होते हैं, यानी कि भाषा समृद्ध परिवेश का मतलब बोर्ड हो गए, चार्ट हो गए, होर्डिंग हो गए, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत बार आप लोग क्या है, जब हम लोग कहीं से आते जाते तो बहुत जगह पंपलेट लगे होते हैं, फ्लैक्स लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, उन बोर्डों पे लिखा होता है। तो जो बोर्डों पे वो चीज लिखी होती है ना, तो बच्चा उन्हें पढ़ने के बाद, अच्छा 26 जनवरी को सभी देशवासियों को 26 जनवरी की जो है शुभकामनाएं, तो अब क्या है कि बच्चे ने वो पढ़ा, तो पढ़ने के बाद बच्चे की जो भाषा है वो स्ट्रांग हुई क्योंकि बच्चा उनको पढ़ रहा है। तो यही याद रखना, वो क्या हो सकती है, वो कोई बोर्ड हो सकता है, वो कोई चार्ट हो सकता है, होर्डिंग बोर्ड हो सकते हैं, जैसे आपने फ्लेक्स वगैरह देखे होंगे, सब चीज वो बैनर टाइप के होते हैं, उनको कहा जाता है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, याद रखना, जो भाषा होती है वो कैसी होती है भाई, एक नियमबद्ध व्यवस्था के अनुसार होती है, ये चीज याद रखना आप लोग। अब ये नियमबद्ध व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, याद रखना। इसी के बाद में भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी कि जो भाषा होती है वो कैसी होती है, व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, यानी कि प्रत्येक जितनी भी भाषाएं होती हैं उनका व्याकरण होता है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, यानी भाषा जो होती है वो बदलती रहती है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर रहता है। याद रखना, भाषा का जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, जटिल से सरलता की ओर होगा। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है, बच्चे को पहले छोटी चीजें, बच्चा कभी कभी पूरे शब्द बोल लेता है लेकिन लिख बाद में पाता है। जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो बच्चे ने क्या बोल दिया, पानी, तो बाद में हो सकता है कि बच्चे को लिखना ना है लेकिन वो बोल रहा है पानी। तो यही होता है, याद रखना, वो क्या करता है, जटिल से सरलता की ओर होती है भाषा का जो प्रभाव होता है। हिंदी भाषा जो होती है वो क्या है, वो राजभाषा है, ना कि क्या है भाई, एक राष्ट्रभाषा है। तो याद रखना, अगर हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी क्या है, तो याद रखना हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। ये पेपर सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीधी लाइन आपसे बिल्कुल उठ के पूछी जाएंगी, यही आपकी बिल्कुल पेडागोजी होती है बच्चा। भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगर किसी भी भाई को इस प्रकार के नोट्स चाहिए, सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करूं या मैं सेकंड की, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो बच्चा हमारे नोट्स ले सकता है। वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे, 9991158665 पर कांटेक्ट कर सकता है, या डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे भी पढ़ सकता है चीज़ों को, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, और जो टेलीग्राम का ग्रुप है याद रखना वो क्या है, जीत मंत्रा। आप इस जगह जुड़ के भी क्या है, जो आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। तो नोट्स के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। एक बार नोट्स लेके पढ़ के देखिए, 100% आपका सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन का मतलब है कि आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। संविधान के अंदर देखिए जो भाषाएं थी, संविधान की 8वीं सूची में किसे रखा गया है, हिंदी को रखा गया है। हमसे पूछा जाए कि जो हिंदी है उसे किस अनुसूची में रखा गया है, तो याद रखना अनुसूची 8 में।
और अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मिलाया गया है, शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को मिलाया गया है। प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? वो 12 थी। 12 नहीं, सॉरी 14। कितनी थी भाई? 14 थी। बाद में ये कितनी हो गई है? 22, यानी कि 8 और बढ़ा दी गई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी मेरे भाई? 14 भाषाएं थी। ये चीज याद रखना आप लोग। कौन कौन सी थी पूछा जाता है। असमिया थी, बांग्ला थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं थी जो प्रारंभ जिस समय अनुसूची 8 बनी थी तो अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को रखा गया था। अब 21वें संशोधन के अंदर 21वां संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में। उस समय एक भाषा जोड़ी थी, यानी कि जिस भाषा का नाम क्या था? सिंधी मेरे भाइयों। और इसी भाषा को जोड़ने के बाद में भाषा कितनी हो गई थी? 15। 71वां संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। इसमें कितनी? 3 भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद में जो भाषाएं होगी वो कितनी होगी थी? 18। अब 92वां संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, जिसमें बोर्डो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी थी, याद रखना। और जो 4 भाषाएं जोड़ी थी, इन्हीं 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद में जो भाषाओं की संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी? वो हो गई थी 22। तो याद रखना, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 है। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 67 में एक संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन, उसमें एक भाषा को मिलाई जो सिंधी थी। 71वें संशोधन में यानी 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को मिलाया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली थी। 92वां संशोधन था 2003 के अंदर, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली थी। ये इस तरीके से आपकी जो टोटल भाषाएं थी वो थी। चलिए इसी के बाद हम लोग जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय जो भाषाएं मानी गई हैं वो कितनी मानी गई हैं? 6 मानी गई हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती है? 6 होती हैं। अभी शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं देखो। तमिल, कन्नड़ यानी तमिल, कन्नड़, उड़ीसा, तेलुगु, मलयालम और याद रखना संस्कृत। इन भाषाओं को क्या कहा जाता है? इन भाषाओं को कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सांस्कृतिक भाषाएं कहा जाता है। अब जानेंगे भाषा अर्जन के बारे में कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है मेरे भाई? याद रखना, एक अर्जित संपत्ति है। यह पैतृक संपत्ति नहीं है। जो चीज आपको बताई थी वही थी कि भाषा को अर्जित किया जाता है, ना कि ये कोई हमारी क्या है? पैतृक संपत्ति है। पैतृक जो संपत्ति होती है, याद रखना, इस पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है? इस पैतृक संपत्ति का मतलब है मेरे भाइयों, इसका मतलब होता है कि हमें माता पिता से प्राप्त, ये बिल्कुल नहीं होता। माता पिता से हमें जो याद रखना भाषा होती है वो प्राप्त नहीं होती है। इसे तो हम लोग सीखते हैं, जिस माहौल में रहते हैं वैसे माहौल के माध्यम से इसे सीखा जाता है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित कर सकता है। एक करता है अनुकरण करके, भाई नकल करके सीखता है। एक सीखता है, याद रखना, अभ्यास करके। बच्चा जो होता है वो अभ्यास के माध्यम से किसी भाषा को सीख सकता है। और एक होता है पुनरावृत्ति, यानी कि बच्चा बार बार क्या है, उससे जो भी भाषा सीख के उसे भाई दोबारा से रिपीटेशन कर करके उन चीजों को सीख सकता है। तो यही चीज क्या होती है? तो भाषा अर्जन का याद रखना, भाषा को कितने प्रकार से अर्जित कर सकते हैं मेरे भाई? 3 प्रकार से कर सकते हैं। और तीनों टाइप आपके सामने हैं। अगर इसी तरीके के आप लोग नोट्स चाहते हैं तो आप लोग हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और व्हाट्सअप करने के बाद में याद रखना, आप लोग नोट्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। जिस टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? याद रखना, जीत मंत्रा। टारगेट जो है हमारा वो याद रखना 2024 सीटेट। हर हाल में क्वालिफाई करना है, मिल के क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे तरीके से। और कमेंट्स भी कीजिए। जो भाई नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अब पढ़ेंगे भाषा अर्जन एवं अधिगम क्या होता है, याद रखना। तो एक तरफ हम लोग जानेंगे भाषा अर्जन के बारे में कि भाषा अर्जन का क्या काम होता है, भाषा अधिगम का क्या वर्क होता है। इस दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ध्यान देना इस चीज के बारे में आप लोग। भाषा जो अर्जन होती है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा जो अर्जन है वो क्या है? वह प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। और भाषा अधिगम होता है वो क्या होती है मेरे भाई? वो द्वितीय भाषा वो कहलाती है। भाषा अधिगम क्या हो गया? भाषा अधिगम हो गया जो भी हम सीख रहे हैं भाषा, ये की चीज है। जैसे मुझे हिंदी आ गई, हिंदी आने के बाद मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो मेरी क्या होगी? सेकेंडरी, यही होता है भाषा अधिगम। जो सेकेंड भाषा मैं सीखना चाह रहा हूँ उसी को कहा जाता है, याद रखना, भाषा अधिगम। तो इसी को कहते हैं द्वितीय भाषा। ये प्राकृतिक जो भाषा है, याद रखना, प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, इसका मतलब होता है कि नेचुरल है, कि मैं जिस जगह रहूंगा, पहली टाइम मेरा जन्म हुआ, याद रखना, इंडिया के अंदर, मैं रहने लगा विदेश में। विदेश का मतलब क्या है?
अमेरिका में रह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ की जो माहौल है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, मैं उसी को सीखूंगा, न कि इंडिया की। या अगर कोई अमेरिका का बच्चा हो, अगर मैं इंडिया में ले आऊँ, तो भैया देखता हूँ इंडिया की ही भाषा सीखेगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की सीखेगा। भाषा अर्जन अनुकरण करके, यानी अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखते हैं बच्चा, बच्चा होता है नकल करके सीखता है, परिवार से सीखता है, सहज और स्वाभाविक होती है, अनौपचारिक परिवेश के अंदर सीखता है, मातृभाषा मदर टंग होती है, और याद रखना क्षेत्रीय भाषा होती है। ये भाषा अर्जन की। भाषा निगम में क्या होता है? नियम और व्यवहार, यानी कि भाई अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश सीखने से पहले उसके नियम सीखना जरूरी है। विद्यालय यानी स्कूल में जाओगे तो भाई वहां पर आप दूसरी भाषाओं को सीखोगे। प्रयास एवं जटिल, यानी कि आप लोग अभ्यास करोगे बार बार, अभ्यास करने के साथ साथ वो आपको परेशानी होगी, जटिलता भी रहेगी। और याद रखना औपचारिक संसाधन यानी फॉर्मल, जो आपके रिसोर्सेज होंगे, यानी कि आपके जो अनौपचारिक जो साधन रहेंगे, अनौपचारिक साधन कौन कौन से हो जाएंगे याद रखना, जैसे सपोज टीवी हो जाएगा, फोन हो जाएगा, XYZ रेडियो हो जाएगा, अखबार हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? औपचारिक फॉर्म साधन होते हैं। तो इनके माध्यम से बच्चा जो होता है वो भाषा अधिगम करता है। और इसमें भाषा अर्जन के अंदर क्या होती है? ये सारी सारी चीजें आपकी ये वाली होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखोगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग भाषा कौशल के बारे में, कि जो भाषा स्किल्स होती हैं वो कितनी होती हैं। और याद रखना भाषा कौशल, चाहे आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन आए, मैथ के अंदर आए, हिंदी के अंदर आए, ईवीएस के अंदर आए, किसी भी आपके मेन सब्जेक्ट में आए, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर 100% देखने को मिलेगा मेरे भाइयों, याद रखना। देखो ये भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल है क्या? ये दो टाइप की होती है। पहली होती है अभिव्यक्तात्मक, और दूसरी होती है ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक कौशल, अब देखिए ये क्या होता है इसे जानते हैं। प्रोडक्टिव होता है, रिसिप्टिव होता है, रिसिप्ट स्किल्स, और प्रोडक्टिव स्किल्स होती है। जो हमारी कौशल होते हैं वो चार तरीके के कौशल होते हैं। पहला होता है याद रखना वाचन कौशल। वाचन कौशल को कहा जाता है बोलना। सेकंड होता है याद रखना बच्चा श्रवण कौशल, जिसे कहा जाता है सुनना कहा जाता है। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं लेखन कौशल, है जिसे लिखना कहा जाता है। चौथा होता है पठन कौशल, याद रखना जिसे पढ़ना होता है। आप लोगों ने जिसे देखा होगा बोलना, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीकिंग, एस हो जाएगा। सेकंड सुनना, सुनने को क्या लिसनिंग हो जाएगा। तीसरा लिखना, डब्लू हो जाएगा। पढ़ने को क्या कहेंगे? आर, यानी कि एल सॉरी SLWR। यही स्किल्स आपकी किस में आती हैं? इंग्लिश की पेडागोजी के अंदर आती हैं। तो इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी में लैंग्वेज समझ लेना अलग है, बाकी दोनों की दोनों चीजें सेम होती है। देखिए इसी के साथ अब जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, ये कौशल दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? वाचन और लेखन। यानी कि इसमें जो बच्चा होगा वो चीजों को व्यक्त करेगा। याद रखना क्या करेगा मेरे भाइयों? चीजों को सिर्फ व्यक्त करेगा। तो हम अपने विचारों को व्यक्त कैसे कर सकते हैं? या तो बोल कर सकते हैं, या लिख कर सकते हैं। और ग्रहणात्मक का मतलब होता है कि इसमें जो बच्चा रहेगा वो चीजों को ग्रहण करेगा, रिसीविंग करेगा, प्राप्त करेगा। तो वो कैसे कर सकता है? या तो पढ़कर या सुनकर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो सुनना हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। याद रखना ग्रहणात्मक में दो होते हैं, सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर दो होते हैं, बोलना लिखना। याद रखना अंतर संबंधित, यानी कि भाषा को एक क्रम से नहीं सीखा जा सकता। याद रखना कि भाषा को कभी भी भाई एक क्रम में नहीं सीखा जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले हिंदी ही सीखोगे उसके बाद फिर इंग्लिश सीखोगे, जरूरी नहीं है। आप लोग पहले इंग्लिश को भी सीख सकते हो और उसके बाद किसे सीख सकते हो? हिंदी को सीख सकते हो। तो भाषा को कभी एक क्रम या सीक्वेंस में नहीं सीखा जा सकता। भाषा याद रखना, भाषा कभी एक क्रम में नहीं होती, ये चीज याद रखना। इसी के बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग शिक्षण विधि के बारे में, कि शिक्षण विधि क्या है। अब भाषा की हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। और भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं उसमें सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी? याद रखना प्राकृतिक विधि। और इस प्राकृतिक विधि कौन सी होती है इसे जानेंगे। देखिए इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है, ताकि वह वंचित रूप से परिचित हो जाए। इस प्रकार वह दूसरी भाषा को उसी तरह सीख सकता है जिसे वह अपनी मातृभाषा को सीखा है। प्राकृतिक विधि, देखो प्राकृतिक विधि को मैंने क्या कहा था अभी आपको? अभी मैंने आपको इस जगह पढ़ाने भी लग रहा था भाई। देखिए थोड़ा ध्यान देना इस चीज के बारे में, कि भाषा अर्जन में देखो लिखा रखा ना प्राकृतिक प्रक्रिया, कहा है ना ये चीज। तो याद रखना यही चीज होती है आप लोगों की। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जो बच्चा होगा वो जिस प्रकार से उसने पहली अपनी भाषा को सीखा, जैसे उसने अपनी मदर टंग को सीखा, घर वालों से, स्कूल वालों से, पड़ोस वालों से, कि भाई हिंदी बोले जा रहे तो सब लोगों ने हिंदी सीखी। कोई तमिल का बच्चा वो तमिल सीख रहा है, कोई बांग्ला का बच्चा वो बंगाली सीख रहा है, कोई बिहार का बच्चा है वो भोजपुरी सीख रहा है।
तो इस तरीके से उसने पहली लैंग्वेज को सीखा। अगर वो थोड़ी और इसी तरीके से काम करेगा, इसी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, वो सेकंड लैंग्वेज को सीख सकता है। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक विधि कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। इस विधि में दूसरी भाषा को भी सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जो जोर होता है वो दिया जाता है। ये याद रखने क्या होता है, प्राकृतिक विधि होती है। अब पढ़ेंगे इसके बाद में हम लोग व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है, जिसे प्राचीन विधि भी कहा जाता है। भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और जिस भी मेरे भाई को अगर नोट्स चाहिए तो याद रखना, इस प्रकार के नोट्स सीटेट से जुड़े हुए, चाहे सीटेट पेपर 1 हो या सेकंड हो, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या याद रखना आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ोगे, याद रखना मेरे भाइयों, जिसका नाम है जीत मंत्रा, जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। आप यहाँ से जुड़ने के बाद आप जीत मंत्रा से भी नोट्स ले सकते हो, या हमें सीधा व्हाट्सअप करके इस जगह से भी नोट्स ले सकते हो। तो चलिए, अब जो सेकंड जो विधि है वो कौन सी होगी, याद रखना, व्याकरण अनुवाद विधि या शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि। इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत या इंग्लिश सिखाते समय हम उसका व्याकरण और नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि इस विधि के अंदर अगर हमें किसी बच्चे को कोई दूसरी भाषा सिखानी है व्याकरण विधि में, तो बच्चों को पहले उस विधि की क्या है, हमें उस सब्जेक्ट या उस भाषा का हमें उसे व्याकरण के माध्यम से पहले ज्ञान दे देना है पढ़ाने से पहले। कि आपको इंग्लिश सीखनी तो सबसे पहले में टेंस आने चाहिए, आर्टिकल्स के बारे में पता हो चाहिए, हमें क्या है वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। तो इन चीज़ों के माध्यम से अगर हमें इनका ज्ञान है तो हम इंग्लिश को आसानी से सीख जाएंगे। तो सेम कंडीशन वही चीज़ कह रहा है, याद रखना। और देखिए क्या बोल रहा है वो, इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। देखो ध्यान देना, व्याकरण विधि पे तो किसमें, लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है बोलने की अपेक्षा। लेकिन इस विधि में किस पे बल दिया जा रहा था, इस पे दिया जा रहा था सुनने और बोलने पर बल दिया जा रहा था। दोनों में ध्यान देना, यहाँ सुनना और बोलना हो जाएगा, यहाँ लिखना और पढ़ना हो जाएगा। ये चीज याद रखना आप लोग, आपके पेपर से क्वेश्चन आता है, 100% आता है, इस चीज को याद रखना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें जो तीसरी विधि होती है, क्या होती है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। यानी कि इसे कहा जाता है, रखना, इसमें बच्चों को समस्या दी जाती है और उस समस्या का समाधान करता है। यानी बच्चे के सामने एक कोई समस्या रख दी जाती है कि भाई ठीक है आपको ये करना है। जैसे बच्चे के सामने मैंने रख दिया, सपोज करना कि 5+2+3 कितना होता है, बच्चा बताइए। तो बच्चे के सामने समस्या आई, क्योंकि बच्चे ने अभी तक सिर्फ इतना ज्ञान कर रखा था 5+ में। बच्चे को जो ज्ञान था वो ज्ञान क्या था, याद रखना, उसे सिर्फ ज्ञान था 2 डिजिट का, 2 डिजिट का था कि 5+2 कितना होता है, 7 होता है। बच्चे को पहले से ज्ञान था। अब बच्चे ने क्या कर दिया, मैंने उसके सामने 1 डिजिट और बढ़ा दी, 3 डिजिट कर दी। अब बच्चे के सामने तो समस्या होगी ना। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने पहले यहाँ पर 5 डंडे खींचे, 1 2 3 4 5। फिर बच्चे ने यहाँ पर 2 डंडे खींचे, 1 2। फिर बच्चे ने 3 डंडे खींचे। अब 3 जो बच्चे ने डंडे खींचे हैं, यानी कि लाइनिंग खींची है, इस 3 लाइनिंग के माध्यम से ही बच्चा क्या है, मैंने प्लस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चा का सर इसका आंसर भी कितना होगा, 10 होगा। तो बच्चे के सामने समस्या रखी जाएगी और बच्चा फिर क्या है, उस समस्या का क्या है, अपने दिमाग के माध्यम से, अपनी सोच समझ तार्किक चिंतन के माध्यम से क्या है कि बच्चा उस समस्या का समाधान कर लेगा। इसी को कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन, याद रखना, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, कौन सी होती है, याद रखना। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें बच्चे को सीधा भाषा सिखाते हैं। जैसे भाई आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आप लोग बोल सकते हो माई नेम इज, भाई जो भी रहेगा आपका जो भी नाम है, माई नेम इज ये नाम है, जो भी माई फादर नेम ये है, तो आप सीधा भाषा सिखाइए बच्चे को। ठीक है भाई, आपको अगर हिंदी सिखानी तो बोलिए, आप लोग सीधा हिंदी पढ़िए। किसी देश में एक राजा रहता था, उसकी 7 रानियां थी, तो कुछ भी एक्साइटेड से सीधी कहानी यानी कि सीधी उसे भाषा सिखाइए। यही होती है, याद रखना, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, इसे कहते हैं। इसमें बच्चे को सीधी भाषाएं सिखाई जाती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, याद रखना, भाषा के मॉडल, याद रखना। तो भाषा के जो मॉडल होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। अब भाषा के मॉडल 3 कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो भाषा के जो मॉडल होते हैं, पहला होता है भाषा का अंत्यक्रिया मॉडल, दूसरा होता है अधोमुखी, फिर क्या टॉप डाउन मॉडल, तीसरा होता है बॉटम अप मॉडल। यानी कि कौन कौन से होते हैं नहीं समझना। जो भाषा का अंत क्रिया मॉडल होता है ये कौन सा होता है इसे समझिए। इस मॉडल में शुद्ध और प्रमाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। ये चीज याद रखना कि इस मॉडल के अंदर जो बच्चा रहेगा उसे बिल्कुल शुद्ध चीजें बताई जाएंगी, ये याद रखना।
भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है, किसके द्वारा? भाषा अंत्य क्रिया मनो के। यानी कि आप किसी से अगर रिएक्शन कर रहे हो, किसी से आप लोग बात कर रहे हो भाई, ठीक है, मैंने आपसे कुछ बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी भाई चीजों को समझ रहे हो, तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया, तो उससे जो आपकी समझ है वो भी विकसित हो रही है, कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो भी विकसित हो रहा है, तो आप हमारा जो संबंध रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, वो अच्छा रहेगा। भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन भी आसानी से किया जाता है। देखिए, अब भाषा के माध्यम से क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में, यानी कि जो लेन देन होगा वो अच्छा होगा। भाई आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोगों ने अच्छे से समझ रहे हो, तो आप मुझसे कहोगे जी सर, सब कुछ जो आप पढ़ा रहे हो वो पेपर में देखने को मिल रहा है, तो सारी चीजें होती रहेंगी वो चीजें, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन संबंध रहेगा वो भी अच्छा रहेगा, और मैं आपको जो पढ़ाता रहूंगा वो भी इसी तरीके से बेहतर तरीके से, और भाई कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए, वही चीजें बस पढ़ाई जाए जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, याद रखना। देखिए, इस मॉडल से क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रभावशाली शिक्षण होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि टीचर ने वही चीज कंडीशन होगी जो अभी आप मैंने एग्जांपल दिया है, आप स्टूडेंट हो गए, मैं टीचर हो गया, तो मेरे और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन की जो बात है वो भाषा के ऊपर डिपेंड है। अब सपोज करो मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ी ना भाई पढ़ोगे, तो फिर आप कहोगे ठीक है टीचर की कब पता नहीं क्लास ओवर होगी, तो यही चीज होगी। लेकिन अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप लोग बोल सही रहे हो, आप लोग पढ़ा सही रहे हो, तो उसमें क्या है, बच्चा हाँ यार टीचर आ गया, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए, नहीं यार टीचर हमें ध्यान से क्लास लेने को, क्योंकि हमारे पेपर में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आना है। तो इस तरीके से ये चीज होती है, याद रखना, इस मॉडल के माध्यम से टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, प्रभावशील शिक्षण होता है। और याद रखना मेरे भाइयों, इसी हिंदी का एक पार्ट और आएगा आपके लिए, ये पार्ट नंबर 1 है। अब जो पार्ट आएगा आपका हिंदी का वो आएगा सेकंड पार्ट, तो आपके लिए आप तैयार रहना इसे पढ़ने के बाद में सेकंड पार्ट के लिए। और आप मात्र ये 2 पार्ट पढ़ लेना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, आपकी जो 15 में से 15 पेडागोजी के नंबर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इस चीज को मैं कह रहा हूँ आपको। तो याद रखना, भाषा के जो मॉडल है वो 3 होते हैं, जिसमें अभी हमने जो पढ़ा है वो भाषा अंत्यक्रिया मॉडल के बारे में जाना है। अब जानेंगे, याद रखना, हम लोग अधोमुखी प्रक्रिया के बारे में, टॉप डाउन मॉडल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है, जैसे वाक्य, पद और वर्ण। यानी कि इसमें जो टॉप डाउन मॉडल, टॉप का मतलब क्या है कि पहले आपने जो सीख रखा है, यानी कि ऊंची चीज से सीधा नीचे की तरफ आना। जैसे प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि भाई पहले अक्षर आता है, वर्ण हो जाएगा, या अक्षर वर्ण सेम, यही चीज बताई थी मैंने आपको। उसके बाद शब्द होगा, उसके बाद पद होगा, उसके बाद क्या होगा, वाक्य है। लेकिन इस जगह क्या हो जाएगा, इसमें बच्चा उल्टा सीखेगा, पहले क्या करेगा, वाक्य के बारे में बताएगा, फिर पद के बारे में, फिर शब्द के बारे में, फिर क्या करेगा, वर्ण के बारे में, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा। ये होता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आना। अब ये होता है बॉटम अप मॉडल, ये क्या होता है, ये नीचे से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें जो बच्चे का ज्ञान होगा वो सीधा नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे उसने वर्ण के बारे में जाना, शब्द के बारे में, पद के बारे में और वाक्य के बारे में। तो यही चीजें होती हैं, याद रखना आपको। जैसे आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, बिल्कुल सेम ये वही होते हैं, याद रखना। इसमें अब देखिए लेखन के बारे में जानते हैं कि लेखन क्या होता है। इसमें बच्चों के विचारों, विचारों नहीं होगा भैया, विचारों होगा, याद रखना। इसमें बच्चों के विचारों को अभिव्यक्त है। बच्चे इस लेख को अपने शब्दों में लिखें, सुसंगत, सब्जेक्ट से जुड़ा हो, व्याकरण की शुद्धता हो, स्पष्ट उद्देश्य से रचनात्मक हो, विचारों को प्रोत्साहन हो। तो लेखन क्या होता है, याद रखना, लेखन का मतलब होता है कि जो बच्चा होगा उस बच्चे को ये कहा जाए कि आपके मन में जो भी विचार है उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर लिखिए। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जब लिखने उन विचारों को लिख रहा है, तो कि भाई आपको शब्दों को सही लिखना है, तो उसमें वो क्या करेगा, व्याकरण की भी, यानी व्याकरण को भी प्लस कर देगा, कि भाई कोई चीज जो अक्षर है वो सही से लिखूं मैं, गलत ना हो जाए, आगे पीछे ना हो। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, हम लोग किसी की स्टोरी लिखते हैं, अगर हम लोग स्टोरी भी लिखेंगे तो भी क्या होते हैं, बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखते हैं, ना कि गलत सीक्वेंस में लिखते हैं। लाइनें भली ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लिखते बिल्कुल स्पष्ट उससे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, विचारों को प्रोत्साहन। अब बच्चे ने जो भी चीज की है, उस बच्चे के स्पष्ट उद्देश्य से क्या होगा, पहले इसे समझिए कि रचनात्मक, बच्चे ने जो लिखा है उसके लिए बच्चे क्या है, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, उसके विचारों को, भाई ठीक है बहुत शाबाश, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपको ऐसे ही करना चाहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरीके से और बेस्ट करोगे, तो यही क्या होता है, याद रखना, लेखन, लेखन माना होता है लिखना, यानी बच्चों के विचारों को आजादी दी जाए कि आपके मन में जो भी विचार है उन्हें स्पष्ट रूप से आप लोग क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है लेखन का प्रक्रिया उपागम। ये क्या होता है, इसमें स्टूडेंट क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष हो जाते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे,
वो एक सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से क्या होगा, सीखते हुए लेखन उपागम में क्या हो जाएंगे भाइयों, होशियार हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। तो इसी के साथ याद रखना, इसी के साथ आज आपकी जो हिंदी की क्लास है वो ओवर होती है। और आप लोग सेकंड पार्ट को, जो सेकंड पार्ट रहेगा उसे भी पढ़िए। अगर आप दोनों पार्टों को पढ़ोगे तो भाई याद रखना 15 में से 15 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, 100% पक्के हैं। बाकी आप लोगों ने एग्जाम दे रखा होगा, एग्जाम में बैठे हुए तो आपको सारी चीजें यही दिखाई देंगी जो आपको मैंने पढ़ाई है। तो चलिए भाई, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर पे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9991158665। आप यहाँ पे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम जीत मंत्रा के साथ जुड़ सकते हो और आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।